रेजिन आर्ट में मटेरियल क्या होता है? बेसिकली ये केमिकल होता है, 2 केमिकल्स का मिक्सचर होता है। सो एक हार्डनर होता है एंड एक रेज़िन होता है। जब उनको प्रॉपर रेशियो में किया जाता है और जब उसको ऑलमोस्ट 24 आवर्स उसको लगते हैं क्योर होने में, सो वो ग्लास फिनिश देता है आपको। रेज़िन आर्ट में 2 तरीके के फॉर्म्स होते हैं, एक कोटिंग एंड एक कास्टिंग। कोटिंग में बेसिकली हम किसी भी सरफेस पे एमडीएफ, वुडन कोई भी सरफेस पे हम करते हैं। और कास्टिंग हम सिलिकॉन मोल्ड्स आते हैं अलग-अलग डिजाइन्स अलग-अलग तरीके के, उसमें करते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अभी जिनसे हम आपको मिलाएंगे वो एक लेडी हैं, उनका नाम है मिस अनीशा अग्रवाल। आई एम गुड, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। अनीशा जी, आप एक गिफ्ट क्यूरेटर हैं, एक रेजिन आर्टिस्ट हैं। कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक है क्योंकि आप एक केमिकल इंजीनियर हैं और एक राजस्थानी फैमिली में आपने जन्म लिया है, तो डीएनए में बिजनेस भी है, आर्ट भी है, आपने साइंस भी किया है, तो और क्या क्या कर सकती हैं आप? मैं तो यही सोच रहा हूँ। जी, क्या-क्या कर सकते हैं, वक़्त आगे शायद बताएगा, बट हाँ, अभी तक इतना किया है कि पहले साइंस में किया है, साइंस केमिकल इंजीनियरिंग की है पहले, उसके बाद जॉब भी की है, अब उसके बाद हैंडमेड सोप से स्टार्ट किया था बिजनेस। तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ सोप से एक गिफ्ट क्यूरेटर एंड ए रेजिन आर्टिस्ट? सैचुरेशन आ गया था लॉकडाउन पीरियड के टाइम पे, बिकॉज सब घर बैठे हुए थे, काफी लोग ये सब चीजें सीख रहे थे, चॉकलेट्स, बेकिंग, सोप मेकिंग। सो एक मार्केट में एक सैचुरेशन सा आ गया था नए लोगों के लिए कि आप नई जगह नहीं बना सकते थे। उस टाइम ये गिफ्टिंग का मुझे नया लगा कि मैं जितने प्रोडक्ट ऑप्शन ज्यादा दूंगी लोगों को, उतने लोग अट्रैक्ट होंगे। सो मैंने फर्स्ट डे से पैन इंडिया शिपिंग रखी थी। ऑल ओवर इंडिया मैं शिप करती थी, डिस्पैच करती थी अपने तो प्रोडक्ट्स। आपने वेबसाइट बना ली थी अपनी? नहीं, ये सब अभी तक इंस्टाग्राम पे ही होता है। इंस्टाग्राम पे हो रहा है? जी। तो अभी कितने तरह की आप गिफ्ट क्यूरेट कर चुकी हैं? मैं एक्चुअली इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स दोनों को केटर करती हूँ। सो इंडिविजुअल्स में बर्थडेज, एनिवर्सरीज, बेबी शावर, न्यूबॉर्न बेबीज के लिए, मदर्स टू बी, वैलेंटाइंस डे, सारे जो हमारे त्योहार होते हैं, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, इन सब के लिए। कॉर्पोरेट्स में भी दिवाली के लिए काफी गिफ्टिंग की हुई है मैंने। एंड बाकी हर तरीके के, जैसे इनफैक्ट छोटे से छोटे ओकेजन पे आजकल लोगों को कुछ ना कुछ देना होता है। आई वाज सरप्राइज, एक अपॉलॉजी हैम्पर बनवाया गया था मुझसे। वाह! आई वाज टच्ड कि इस तरीके से भी लोग सोचते हैं। तो अनीशा जी, ये हैम्पर आपके क्या प्राइस रेंज में होते हैं? हैम्पर्स की प्राइस रेंज स्टार्ट होती है मेरी 1800 से, 1800 प्लस शिपिंग चार्जेस। ओके। इसमें सिर्फ कई काफी लोग को ये लगता है कि हैम्पर्स में सिर्फ आपने प्रोडक्ट्स डाल दिए 4-5 और बस एक बॉक्स में पैक करके बना दिया एंड डिस्पैच कर दिया। इस तरीके का नहीं रहता है, ये तो कोई भी एक्चुअली घर पे भी आप ये चीज कर सकते हो। पर मेरा कस्टमाइज्ड टच और पर्सनलाइज्ड टच जो रहता है, मतलब आई मेक श्योर कि वो इमोशंस जो एक हैम्पर के थ्रू जाने चाहिए वो जाए। जैसे कोई अगर बर्थडे विश कर रहा है, तो बर्थडे विश तो वो फोन पे भी कर सकते हैं, वो डिफिकल्ट नहीं है। बट एक उसके साथ जो एक मेमोरीज उनकी है, या जो उनका लव पहुंचना चाहिए रेसिपिएंट तक, वो हैंड रिटन नोट्स, मैं अभी भी हैंड रिटन नोट्स अलग अलग तरीके के बनाती हूँ लोगों के लिए। टैग्स और डेकोर अलग अलग तरीके का करती हूँ। और उसमें प्रोडक्ट्स भी, कस्टमाइजेशन के प्रोडक्ट्स भी बहुत रहते हैं। सिर्फ ब्रांडेड और लोकल नॉर्मल प्रोडक्ट्स नहीं, जिसमें आप फोटोज, नेम्स, हर चीज एनग्रेव या प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये जो आपके पास पड़ा हुआ है, ये भी आपका एक गिफ्ट हैम्पर है? हाँ जी, ये भी एक गिफ्ट हैम्पर है।
इसमें हर चीज जैसे अलग अलग जगह से सोर्स की हुई होती है। कुछ ब्रांडेड होती है, कुछ होम ग्रोन ब्रांड्स के थ्रू होती है, कुछ लोकल फाइंड्स होते हैं जो मैं ढूंढती रहती हूँ चीजें कि मुझे कुछ नया मिल जाए जो लोगों को पसंद आए, यूजफुल भी हो और पसंद भी आए। ये जो है, ये जो आपने, ये इसकी क्या प्राइस रहती है और ये किस ओकेजन के लिए? ये बर्थडे एनिवर्सरीज दोनों के लिए यूज हो सकता है। ये एक फीमेल के लिए है बेसिकली। सिमिलरली मेन, किड्स, अडल्ट्स, मतलब न्यूबॉर्न से लेके 80-90 तक हाँ, की एज। जैसे आपने कहा कि एपोलॉजी हैम्पर बनवाया जी, गया है, तो अपॉलॉजी, प्रपोजल हैम्पर्स, या, तो इस तरीके की। इसकी जो प्राइस पूछ रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 2500 के क्या आसपास का है। या, तो इसके ऊपर भी कोई पैक जाता है? हाँ, इसके ऊपर भी एक अलग से पैकिंग होती है। अच्छा। और उसके बाद फिर वो बबल रैप एंड पेपर रैप्स, बबल रैप्स सब कुछ होकर एयर पॉकेट्स वगैरह जो होती है उसमें पैक होके फिर कार्टन में पैक होकर डिस्पैच होता है। ओके, काफी इसमें काफी मेहनत लगती है। यस। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो आप जब ये कोई गिफ्ट का मतलब ऑर्डर लेते हैं, तो क्वांटिटी आपने कुछ रखी हुई है कि बेसिक मुझे मिनिमम 10 पीस या 50 पीस या 100 पीस, अगर पर्सनल है तो? कॉर्पोरेट है तो ज़्यादा ही होता है। नहीं, पर्सनल तो सर इंडिविजुअली होता है। क्योंकि इंडिविजुअल अगर किसी को बर्थडे गिफ्ट देना है किसी को, तो वो क्वांटिटी में तो लेंगे नहीं। तो इंडिविजुअल भी मैं करती हूँ। इंडिविजुअली की भी केटर होता है। प्राइस रेंज यहाँ से स्टार्ट होती है 1800 से, जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, बास्केट या ट्रे, बॉक्स, जिस तरीके की भी आपको पैकेजिंग चाहिए वो सब इंक्लूडेड होता है। तो क्या आप कस्टमर को बताते भी हैं कि आप क्या-क्या इसमें रखने वाले हैं, या नहीं बताते हैं? हाँ, मेरे पास एक पूरी प्रोडक्ट लिस्ट है ऑप्शंस की, जो मैं उनको सेंड करती हूँ। उसके अलावा उसमें से वो लोग चूज कर सकते हैं, और उसके अलावा भी अगर उनके पास कोई ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई है चीज जो ऐड करवाना चाहते हैं, या उन्होंने सिंपली पिंटरेस्ट पे देखा हुआ है पर नहीं पता कि कहाँ मिलेगा, सो वो मुझे सैम्पल पिक्चर, रेफरेंस पिक्चर भेजते हैं, एंड आई मेक श्योर कि वो मैं ऐड कर पाऊँ। तो ये तो हो गया आपका बिजनेस जो काफी अच्छा है, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग एंड गिफ्टिंग जी। का। अब आते हैं रेजिन आर्ट। जी। रेजिन आर्ट जो है, मोस्ट ऑफ जो हमारे श्रोता हैं उनको बहुत कम पता होगा, तो हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा चर्चा करेंगे। आप रेजिन आर्ट के बारे में बताइए कि आप इसमें कैसे आए और ये होता क्या है? रेजिन बेसिकली एक इंडस्ट्रियली बहुत स्ट्रॉन्ग एडेसिव है, केमिकल एडेसिव है, एंड इंडस्ट्रियली बहुत यूज होता है। उसी को लोगों ने एज आर्ट फॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसका जो ऑलमोस्ट 8-10 साल हो गए हैं अब। लेकिन अभी भी उसमें इनोवेशंस, बहुत स्कोप है इनोवेशंस का। मैं जैसे नई चीजें ढूंढती रहती हूँ अपनी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाने के लिए। सो उसी तरीके से मैंने रेजन आर्ट को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, और मैंने सीखा बेसिक्स, एंड उसके बाद धीरे धीरे एडवांस्ड वगैरह, एंड मैं अपना बहुत सारे ट्रायल्स करती रही, एंड बस उस तरीके से ये रेजिन आर्ट की जैसे जर्नी स्टार्ट हुई। तो रेजिन आर्ट में मटेरियल क्या होता है वैसे? रेजिन आर्ट में बेसिकली केमिकल होता है, दो केमिकल्स का मिक्सचर होता है। एक हार्डनर होता है और एक रेजिन होता है। जब उनको प्रॉपर रेशियो में मिक्स किया जाता है, और जब उसको ऑलमोस्ट 24 आवर्स उसको लगता है क्योर होने में, वो ग्लास फिनिश देता है आपको। अच्छा। उस दौरान आप अलग अलग, दो तरीके के रेजिन होते हैं, उनमें आप अलग अलग तरीके से प्ले कर सकते हैं, उनमें चीजें बना सकते हैं। तो उसमें कलर्स वगैरह भी ऐड होते हैं? हाँ जी, उसके रेजिन के अलग से कलर्स होते हैं। वो रेजिन पिगमेंट्स जो है वो हम ऐड करते हैं। बहुत सारी अलग चीजें, फ्लावर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं हम, एंड उसके बाद जाके ये पीस बनता है, एंड वो ग्लास फिनिश जो होती है वो हमें मिलती है। ओके, तो रेजिन आर्ट भी आप बना के यू सेल देम ऑनलाइन, यस। या
क्लासेस भी करती हैं, क्या-क्या करती हैं इसमें? रेज़िन आर्ट में मैं अभी तक जब तक मेरा स्टूडियो नहीं था 6 मंथ्स बैक, तब तक मैं सिर्फ़ सेल करती थी बना के ऑर्डर बेसिस पे। अब आफ्टर माय स्टूडियो अब मैं उसकी क्लासेस वर्कशॉप्स ले रही हूँ। जो वर्कशॉप्स लेते हुए सिर्फ़ 2 महीने हुए हैं, बट वो मैंने एक स्टार्ट किया है। सो काफ़ी सारी लोगों की इंक्वायरी थी बिकॉज़ मैं बनाकर सेल कर रही थी। सो लॉट ऑफ पीपल वांटेड कि वर्कशॉप भी हो। अ, सो इस वजह से रेज़िन मुझे आर्ट की वर्कशॉप क्यों कोई अटेंड करता हो? उसके काफ़ी सारे रीज़न्स ये है कि एक तो काफ़ी लोगों को बिज़नेस पर्सपेक्टिव दिखता है उसमें, ओके, क्योंकि रेज़िन अभी इतना ज़्यादा चल रहा है हर चीज़ में कि बिज़नेस पर्सपेक्टिव अच्छा है। सेकेंडली काफ़ी लोगों को जैसे जिस तरीके से मैंने सीखा था क्रिएटिविटी के लिए, कुछ नया आर्ट फॉर्म आया है तो हॉबी के हिसाब से सीखना आना चाहिए, एक वो होता है। ओके। सो ये 2 मेजर चीज़ें रहती है। और कोई आपने अनयूजुअल मटेरियल से काम किया है रेज़िन आर्ट में या सिर्फ़ यही है? रेज़िन आर्ट में काफ़ी सारे एक्चुअली मटेरियल्स अनयूजुअल अब तो ख़ैर बहुत सारी चीज़ें लोग यूज़ करते हैं, बट कुमकुम चावल यूज़ किया हुआ है मैंने। मैंने क्रेयॉन्स लोगों का मुझे किसी का सजेशन था कि क्रेयॉन्स बच्चों के जो छोटे-छोटे बच जाते थे, वो एज़ मेमोरी उनके लिए आगे आप प्रिज़र्व कर सकते हैं, कलर पेंसिल्स, क्रेयॉन्स। सो एक वो किया था मैंने। तो हमें स्टेप बाय स्टेप कैन यू टेक अस थ्रू दिस ये कैसे होता है? सो रेजिन आर्ट में 2 तरीके के फॉर्म्स होते हैं, एक कोटिंग एंड एक कास्टिंग। कोटिंग में बेसिकली हम किसी भी सरफेस पे एमडीएफ, वुडन कोई भी सरफेस पे हम करते हैं और कास्टिंग हम सिलिकॉन मोल्ड्स आते हैं अलग-अलग डिजाइन्स अलग-अलग तरीके के उसमें करते हैं। सो उसमें हमें जिस तरीके का प्रॉपर एक तो फर्स्ट इज प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ दोनों जो लिक्विड्स हैं जो लिक्विड स्टेट्स में होते हैं जब तक हम उनको प्रॉपर रेशियो में मिक्स नहीं करते हैं वो हार्ड क्योर नहीं होंगे हार्ड नहीं होंगे इन लेमन लैंग्वेज। तो वो एक चीज है। पिगमेंट्स हम बहुत सारे यूज करते हैं उसमें जिस तरीके का लोगों को पसंद हो उसमें वो ऐड करके एंड हम डिजाइन्स बना सकते हैं उस पे प्ले कर सकते हैं डिजाइन्स कलर्स फ्लावर्स उन सब चीज़ों से हम अलग-अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। सो उसमें हम बीच थीम जैसे फॉर एग्जांपल है, सो हम उसमें व्हाइट कलर की बीच वेव्स भी देते हैं। ओके, सो वो हम हीट गन से देते हैं। सो इस तरीके से अलग-अलग उसकी टेक्निक्स है। सो आप एक लेवल तक उनको सबको प्रिपेयर करके आपको एक क्लोज्ड रूम या क्लोज्ड एरिया में आपको रख देना पड़ता है फॉर 20 टू 24 आवर्स एंड तब वो जाके हार्ड हो जाता है एंड ग्लास लाइक फिनिश आती है उसकी। ओके। आपके पास कुछ हैं सैंपल्स जो जी, आपने आप आर्ट ऑब्जेक्ट्स लेके आई हैं रेज़िन में आई थिंक। तो जी। हमें कुछ बताइए इनके बारे में। सो ये मेरे कुछ सैम्पल पीसेस है स्टूडियो के लिए। ये फ्लोरल फोटो फ्रेम है। जी, इसमें ये रियल फ्लावर्स को ही हमने प्रिजर्व किया है इन रेजिन एंड ये मतलब अब इतना थिक हो जाता है इतना स्ट्रॉन्ग है ये दैट इट डज नॉट ब्रेक। इसमें स्क्रैचेस लग सकते हैं अगर सही यूज नहीं है तो बट दिस इज नॉट ब्रेकेबल। अच्छा, देन जो अभी एक काफी न्यू टेक्निक चल रही है जिस ओपेल आर्ट लैब्राइट सो उस टेक्निक के थ्रू बना हुआ है। सो ये होलोग्राफिक आपको इफेक्ट दिखेगा इसमें। ये कुछ अलग समझी। ये मोल्ड से बनते हैं या ये वैसे नहीं ये वैसे बने हुए हैं ये मोल्ड से बना हुआ है। अच्छा ये मोल्ड से बना। हाँ जी ये भी मोल्ड में बना हुआ है। ओके, सो इस तरीके की मंत्र फ्रेम्स है वॉल डेकोर पीसेस है क्लॉक्स हर तरीके की चीज हम बनाते हैं। इसमें जैसे काफी अलग अलग आर्ट फॉर्म्स यूज हुए हैं। इसमें टेक्सचर आर्ट भी है रेजिन भी है इसमें अल्कोहल इंक आर्ट भी है। और ये जो ये अगेन फ्लोरल प्रिजर्वेशन है तो एक इसमें जो रियल तो फ्लावर्स हैं। जी इसमें रियल फ्लावर्स है। तो जैसे हम वरमाला फ्लावर्स प्रिजर्व करने का भी एक बहुत चलन है। सो हम वरमाला के एक्चुअल फ्लावर्स प्रिजर्व करते हैं। ओके,
सो ये रियल फ्लावर्स है सारे। उसके साथ साथ आजकल लोग ऑर्नामेंट्स भी प्रिजर्व करवाते हैं, जैसे अपना चूड़ा हो गया या कलगी कलीरे, ओके। इस तरीके की चीजें, तो वो भी हम प्रिजर्व करते हैं। अच्छा। ओके। फाइन, वेरी नाइस। इनकी कॉस्ट कैसे होती है मैम? हाउ डू यू चार्ज फॉर दीज थिंग्स? सो इनकी डिपेंडिंग ऑन क्या परसीव्ड वैल्यू है एंड क्या कॉस्टिंग है, प्राइजेस रहती है। सो जैसे जो आपके हाथ में फ्रेम है वो 2700 का है, अच्छा। एंड इसके साथ एक स्टैंड आता है, जी। मेटल स्टैंड। करेक्ट। सो उस तरीके से प्राइसेस रहती है। बहुत अच्छे डिजाइन्स। कोई ऐसे रेजिन आर्टिस्ट हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं? जी, बहुत सारे हैं। काफ़ी सारे लोग इनफैक्ट काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जिनसे मैंने सीखा है। कुछ ऐसे हैं जो मतलब आपको ढूंढते हुए आए कि नहीं नहीं, ये कहाँ पर है मैम, इनसे मिलें? हाँ, ये रिसेंटली स्टूडियो के बाद हुआ है कि उन्होंने पता किया है कि कहाँ है स्टूडियो, एंड वो आए हैं। एंड काफ़ी अलग-अलग जगह से भी इंस्टाग्राम से आते हैं मेरे पास, जो शायद जगह मैंने भी नहीं सुनी है, स्पेशली साउथ से बैंगलोर एंड तमिलनाडु के बेल्ट से काफ़ी सारे ऑर्डर्स इस तरीके से आते हैं। एंड वो बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं जिस तरीके से कि हमने आपका काम इंस्टाग्राम पे देखा है और आपसे ही करवाना है, एंड वो भेज देते हैं जिस तरीके से आप उनको, हम उनको गाइड करते हैं फ्लावर प्रिजर्वेशन के लिए स्पेशली, वो उस तरीके से भेजते हैं और वो फुल फेथ रखते हैं। सो वो एक बहुत मजेदार और सैटिस्फाइंग चीज होती है। तो जो इस बिजनेस में आना चाहता है या जो इस हॉबी को लेना चाहता है, उसको आप क्या सजेशन देंगे? मैं ये सजेशन दूंगी कि जो भी आप बनाएं या जो भी आप करें, वो अच्छी क्वालिटी के साथ करें, सिर्फ करने के लिए, बेचने के लिए ना करें। क्योंकि काफी सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि रेजिन आर्ट सैचुरेट हो जाएगा मार्केट अब थोड़े टाइम में, इतने आर्टिस्ट आ गए हैं, हर गली में एक आर्टिस्ट है जो ऐसा बोलते हैं। बट मुझे लगता है बहुत स्कोप है, क्योंकि लोग ना नई नई चीजें रेजिन में ट्राई करते जा रहे हैं, एंड क्वालिटी दिखा देती है अपनी चीज। आपके पास शायद अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो एक आध दो बार आपसे लोग ले जाएंगे, फिनिशिंग अच्छी नहीं है तो ले जाएंगे। बट अब लोगों को, कस्टमर्स को पता है कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी नहीं, बिकॉज उनके पास भी इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, सबका एक्सेस बहुत है। सो वो एक चैलेंज भी है, बट एक इस तरीके से भी अच्छा है कि जो सिर्फ नाम के लिए कर रहे हैं एंड बाकी लोगों के लिए नाम खराब कर रहे हैं, सो वो एक अच्छा है कि लोगों को समझ आने लग गया है। अनिशा जी, ये मेड टू ऑर्डर ही होता है या इसमें मास प्रोडक्शन भी होता है, या मास प्रोडक्शन के चांसेस भी हैं? मास प्रोडक्शन हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग है, डिपेंडिंग ही कितना आपको क्वांटिटी चाहिए और किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। पर अदरवाइज मेड टू ऑर्डर ही होता है, अगर बल्क में भी है तो भी मेड टू ऑर्डर ही होता है। अच्छा। जैसे मैंने दिवाली के टाइम रेजिन प्लेट, पूजा थाली लोगों को काफी कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में भी इस बार मेरी गई है। सो वो उनको बल्क में ही चाहिए थी, बट वो टाइम फिर उस हिसाब से देते हैं, एंड हम भी उस स्पीड से काम करते हैं कि हम टाइमली डिलीवर कर पाए काम। ठीक है, ठीक है। चलिए बताइए, हम पॉडकास्ट के एंड में आ रहे हैं। आपके हैंडमेड कैफे के लिए क्या प्लान्स हैं फ्यूचर? हैंडमेड कैफे के लिए प्लान्स मेरे ये है अभी कि मैंने ग्लोबली स्टार्ट किया है शिपिंग, बट वेरी फ्यू प्लेसेस, एंड वो रेगुलर नहीं है, वो बहुत फेस्टिव ओरिएंटेड है। सो एक ग्लोबल ब्रांड, ग्लोबल डिलीवरी करनी है मुझे स्टार्ट, हर जगह जो मेजर टारगेट्स है वहाँ, एंड एक नेशनल ब्रांड बनाना है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ गिफ्टिंग, सिर्फ लिमिटेड टू हैम्पर्स या रेजिन नहीं, बट जहाँ वन स्टॉप सोल्यूशन, जहाँ पर आपको हर तरीके की, हर बजट की गिफ्ट्स मिल सके, एंड जो
हर ओकेजन के लिए सूटेबल हो। इसके लिए तो आपको टीम खड़ी करनी पड़ी। फिलहाल उस पे इंडिविजुअल रिसर्च वर्क काफी चल रहा है, जी। वो जारी है, बट यस आई थिंक इन द फ्यूचर वो प्लान है गुड विद अ टीम ऑफ पीपल। गुड। ठीक है, वी आर जस्ट कमिंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट अनीशा जी। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपका ये सारा जो मैंने देखा, और आपकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लोगों को काफ़ी इंस्पायर करेगी। आप काफ़ी हद तक एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन है। एक प्रॉमिस हम आपसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो ये है कि दो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को आप मेंटोर करेंगी नॉन फाइनेंशियली, यस, आई वुड लव टू। किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। जी, ठीक है, सो ये आपका प्रॉमिस, ये वादा है आपका हमें। ये मेरा वादा है डेफिनेटली कि मैं मेंटर करना चाहूंगी लोगों को, नॉट जस्ट टू, इनफैक्ट जितना मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे गाइडेंस नहीं मिली तो आई वुड लव कि जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं शेयर कर पाऊँ। वेरी नाइस, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सिर्फ सोच भी रहे हैं, तो एक बार जरूर अनीशा जी से मिलेगा। इनकी डिटेल हम नीचे दे देंगे, जाके जरूर मिलिएगा। कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा, कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा, और इसकी वजह से आप आगे बढ़ सकेंगे। एक हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होता है स्कूप। स्कूप का मतलब है सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। हर इंसान ऑर्डिनरी होता है, और कहीं ना कहीं जाके वो सोचता है कि मुझे अब ऑर्डिनरी नहीं रहना है, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। तो अपने लिए एक वो सक्सेस कोड बना देता है। हम ये जानना चाहते हैं अनीशा जी का सक्सेस कोड क्या है। मेरा सक्सेस कोड आई थिंक यही है कि हमेशा अपने पैशन को फॉलो करते रहो, एंड हर बार हमेशा प्लान बी के साथ रेडी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्लान बी आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। एक प्लान के साथ जितना आप शिद्दत से कोशिश करोगे उसको आगे ले जाने की, वो हमेशा ज़्यादा हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल जब मैं जॉब कर रही थी तब मैं सोचती थी कुछ और करना है, लेकिन मैं नहीं कर पाती थी, बिकॉज एक ये था कि जॉब तो है ही। तो इसलिए आई थिंक पैशन और हमेशा न्यू चीजें लर्न करने के लिए, ये एक सक्सेस का बहुत बड़ा राज है कि एक चीज पे आप स्टक नहीं रह सकते हो, आपको कुछ ना कुछ नया लाते रहना पड़ेगा, अपनी लर्निंग में भी, अपनी चीजों में भी, लोगों को डिलीवर करने में भी, ताकि लोगों को इंटरेस्ट बना रहे और आप खुद भी एज इंडिविजुअल ग्रो कर पाए। जी बिल्कुल सही कहा। और वो भी क्योंकि ये डिप्रेशन से पास थ्रू हो चुकी हैं, और एक क्रिएटिव एरिया जो इनका जोन नहीं था, जो इनका जॉनर नहीं था, उसमें इन्होंने कदम रखा। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। सो आपका सक्सेस कोड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पैशन होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है जी, अब हम आपको 1 मिनट देते हैं, आप अपनी ऑडियंस से 1 मिनट में जो बात करना चाहें कर सकते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ आते हैं, रहेंगे भी शायद डिफिकल्ट फेजेस, बट लो फेजेस, लो डेज सबकी लाइफ में होते हैं। बस वो आपको वापस उठने की ज़रूरत होती है, पुश करने की ज़रूरत होती है खुद को, कि वापस कुछ करना है। आज नहीं, ठीक है, आप 2 दिन का 4 दिन का ब्रेक लीजिए, बट उसके बाद वापस से कुछ वाप करना है, नया सीखना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उस टाइम को यूटिलाइज करके आप कुछ सीख लीजिए, वो हमेशा काम आएगा। कोई भी सीखी हुई चीज़ कभी भी वेस्ट नहीं होती है। एंड काफ़ी लोग हैं जो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि अ, हमें नया बिजनेस स्टार्ट करना है, या हमने स्टार्ट किया है बट फॉलोज नहीं है, लोग देख नहीं रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप अपना काम 100 बार नहीं दिखाओगे, लोग नहीं देखेंगे, नहीं फॉलो करेंगे। इट्स ओके, फॉलोअर्स से सक्सेस नहीं आती है। बहुत ही गलत मिथ है ये कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स एंड सक्सेस साथ में आता है। बहुत लोग हैं जो शायद 1000 फॉलोअर्स के साथ लैक्स का बिजनेस कर रहे हैं, बट ऑर्गेनिक हमेशा रहिए, हमेशा ट्रुथफुल अपने साथ और ऑडियंस के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ रहिए, एंड वो हमेशा रिजल्ट बेटर और अच्छा ही देगा।
सो हर सिचुएशन पास हो सकती है, एंड अगर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं भी है तो भी आप हर चीज़ अपने आप कर सकते हैं, एंड यू विल बी प्राउड ऑफ इट योरसेल्फ कि जब वो बिना सपोर्ट के कोई चीज़ आप अपने आप हासिल करते हैं, आप उस मुकाम तक पहुंचते हैं, तो वो जो इम्पैक्ट आप पर छोड़ती है वो सपोर्ट वाली चीज़ शायद ना छोड़ पाए। सो दैट्स इट, थैंक यू। अनीशा जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और फाइनली फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अनीशा जी ने सारा का सारा जो भी अपने बलबूते पे खड़ा किया है, फैमिली से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि वो लोग अगेंस्ट थे, पर खुद ही सब कुछ किया, और वो भी इसके बावजूद कि वो डिप्रेशन में थी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी अपने आप बलबूते पे कुछ भी खड़ा कर सकते हैं और कितना भी बड़ा कर सकते हैं, यही प्रूव करते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू अनीशा जी। हम चाहते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात करें तो आप मर्सिडीज में आएं, और आपके हैंडमेड कैफे का काफी बड़ा नाम। थैंक यू सो मच सर।